नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार। न्यूज़पेपर डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए ताकि एक साल में जब वो न्यूज़ इकट्ठा होती है तो आपका ब्रेन उसको डाइजेस्ट कर पाए। आज है 3 मई। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज की टॉप न्यूज़ क्या क्या है। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी जीएस2 से इंटरनेशनल रिलेशन से कि इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है चाइना जो रोड बना रहा है पीओके में। तो लंबे समय से जो कश्मीर वाला रीजन है वो न्यूज में रहता है। कुछ रीजन जो चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन, कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है पीओके। बट एक बीच का एरिया है जहां पे अक्साई चीन वगैरह है, सॉरी सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पर सक्सम वैली करके कुछ है। वहां पे चाइना को रोड बनाते हुए देखा गया है। तो इंडिया कह रहा है कि ये एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है, चाइना इसमें इंटरफेयर ना करे तो बढ़िया है। बिकॉज वो जो रीजन है वो 1963 में पाकिस्तान के को चाइना के द्वारा दे दिया गया था, बट इंडिया उसको नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तो देखेंगे उसकी ज्योग्राफी वगैरह। दूसरा है आदिवासी कैंडिडेट है, वो कह रहे कि हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब ये टॉपिक पूरा आदिवासी के ऊपर है कि आदिवासी लोगों के राइट्स, उनकी एजुकेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है डैम वगैरह माइनिंग वगैरह से, तो उसको लेके कुछ फैक्ट्स डेटा आए हैं। तीसरी न्यूज है हमारी सेंटर टू ट्रेन स्टेट पुलिस ऑन न्यू क्रिमिनल लॉज। अभी रिसेंट में 3 नए लॉ पास किए गए हैं पुलिस के। तो सेंटर जो स्टेट पुलिस है उनको ट्रेन करने के लिए जो बॉडी है उसके बारे में आर्टिकल आया है। जापान एंड इंडिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमिकली बिकॉज दे आर जीनोफोबिक सेज बाइडेन। जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, जापान ये सारे देश सफर कर रहे हैं। सफर वो बस वाला सफर नहीं, सफर मतलब परेशानी में है। बिकॉज दे आर जीनोफोबिक, मतलब जिनको बाहर वालों से डर लगता है। जीनोफोबिक क्या होता है? द फियर ऑफ आउटसाइडर्स। कि अमेरिका में बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका उनको एक्सेप्ट कर रहा है, बट इंडिया, चाइना और ये सब बाहर से लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। इस वजह से उनकी ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है। आज का जो हमारा बड़ा टॉपिक है एडिटोरियल का वो है जुडिशरी शैडो ओवर स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट एससीपी क्या होते हैं? जब भी कोई टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीज को यूज करने के लिए एक कुछ असेंशियल कंपोनेंट होते हैं, तो उसको उसको उसके जो राइट्स होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, वो लेने पड़ते हैं उस कंपनी जिन्होंने उसको बनाया है। अब मान लो आप 5G यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के लिए जो कुछ टूल चाहिए होंगे वो कंपनी को खरीदने पड़ेंगे। आप जैसे मान लो यूएसबी है, आप किसी भी लैपटॉप में यूएसबी लगा लो चलेगा। ब्लूटूथ को आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, गाड़ी से, मोबाइल से, लैपटॉप से, ईयरफोन से। तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें बनाई जाती हैं, तो वो बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं उसके बदले में। तो उसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। आज हमारे मैपिंग में हम कुछ स्टेट्स देखेंगे। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ बाबल मंडेब। कल हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज देखी थी। तो ज्योग्राफी के ऊपर 10-10 मिनट डेली लगाओगे तो वो एक अच्छा रिजल्ट देगी। चलिए डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हमारी कि जो सक्सेम वैली है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। आपको मैप दिखा देता हूं। ये हमारा कश्मीर है। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो ग्रीन वाला, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको हम पाकिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। ये जो रेड वाला है ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहां पर काराकोरम पास है और सियाचिन ग्लेशियर यहां पर हमारा होल्ड है। जो आप ब्लैक में देख रहे हो ये वो टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दी थी चाइना को, ताकि वो एक ट्राइलेटरल टाइप का मुद्दा बन जाए। तो अब इंडिया कह रहा है कि ये जो इलाका है ये इंडिया का है और पाकिस्तान ने इसको जो दिया है वो हम इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आप यहां पर हाईवे बना रहे हो, गलत है। ठीक है। यहाँ नुब्रा वैली है, जम्मू कश्मीर, जोजिला, कारगिल, ये सब अक्सर पेपर में आते रहते हैं। और ये हमारा वाकई रीजन है जहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान ज्वाइन करते हैं। तो अफगानिस्तान की बाउंड्री अगर पूछा जाए इंडिया से टच करती है नहीं करती है? यस करती है, बिकॉज ये इलाका भी हमारा ही है और ये टच करता है तो अफगानिस्तान भी टच करेगा। ठीक है। ये जो वाली बाउंड्री है ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है दैट इज एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाइना की तरफ जो हमारी बाउंड्री है वो है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये पूरा मैपिंग आपको ध्यान रखना है। यहाँ चाइना और इंडिया एक लेक भी शेयर करता है, पेंगोंग सो। थोड़ी बहुत पाकिस्तान में है, सॉरी चाइना में है, आधी चाइना में है, आधी इंडिया में है। तो वहां पर भी काफी डिस्प्यूट रहता है। ठीक है। तो चाइना यहाँ पर एक रोड बिल्ड कर रहा है, हमने सैटेलाइट से देख लिया है। तो इंडिया उसका विरोध कर रहा है। ऑफिशियली हम इंडिया का पार्ट है कश्मीर, तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरी न्यूज कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो जो ट्राइबल कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हमारा क्या,
क्योंकि लंबे समय से आप देखोगे, जब नर्मदा रिवर पे बहुत सारे डैम बनाए गए तो लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे सरदार सरोवर डैम बनाया गया तो बहुत सारी जो विलेजेस हैं उस डैम के बनने से, एक रिजर्वोयर बनने से डूब गई थी। तो करीबन 2.5 लाख लोगों को वहां से मूव कराया गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ट्राइबल्स का, उसकी कोई हमारे पास एक अच्छी पॉलिसी नहीं है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। अगर आपने, आपकी वजह से किसी का घर जा रहा है तो वो कहाँ रहेगा? वो जंगलों में ही रहते थे, अब उनको जमीन दर दर की भटक रहे हैं, वो होमलेस हो गए हैं, तो उनकी जो पीड़ा है उसको कोई समझने वाला है नहीं। तो इसको लेके लंबे समय से स्ट्रगल चला। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज वेरी फेमस। वो काफी हद तक उन्होंने उस चीज को रोकने की कोशिश भी करी, बट वो रोक नहीं पाए। ठीक है, तो उसके ऊपर आर्टिकल है। तो ये आपके GS2 के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वनरेबल सेक्शंस में आपको करना पड़ेगा। तो करीबन 60 साल हो गए एडवर्सली। अब ट्राइबल्स की दिक्कतें क्या क्या है? ट्राइबल्स की दिक्कत क्या है? एक तो एडवोकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आल्दो हमने रिजर्वेशन दे रखा है इस चीज का, बट उनके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन है, अक्सर उनको बैकवर्ड हिंदूज कह के बुलाया जाता है। तो उनकी जो एक्चुअल में उनका जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ कमेटी भी थी। एक जाजा कमेटी है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर वर्जियंस काका करके जाजा करके थे। तो इन्होंने बताया था कि सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में इनको दिक्कतें हैं। 5 क्रिटिकल सेक्टर इन्होंने निकाले थे कि लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, और इनका इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब उनकी मर्जी के बिना उनको किया जा रहा है। तो ये कुछ कारण थे, है ना। अब ये भी इंडिया के एक अच्छा खासा पार्ट रखते हैं, करीबन 15% ट्राइबल लोग हैं हमारे भारत में, और सैकड़ों ट्राइब्स हैं। तो वो एक अपना रिच कल्चर रखते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इनके लिए अलग से ट्राइबल मिनिस्ट्री बना रखी है, ट्राइब हेड बना रखा है, एसटीज को रिजर्वेशन दे रखा है, एकलव्य मॉडल स्कूल भी बना रखे हैं जहां पर ट्राइबल के बच्चे रहते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, अलग से पीवीटीजीज भी करके ग्रुप है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो मेरिट बेस पे एसटी के स्टूडेंट्स उनको ऊपर उठाया जा रहा है। आए साल यूपीएससी में भी बहुत सारे ट्राइबल्स वगैरह क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन है ताकि स्किल स्किल बिल्डअप करें। इनके लिए आश्रम स्कूल बनाए गए, मार्केटिंग करी गई ट्राइबल्स जो प्रोड्यूस की है, ट्राइफेड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पीवीटीजी ग्रुप है। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन पॉलिसी डिलीवर नहीं हो रही है। जितना जितना इम्पैक्ट दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है ना। तो कुछ लोग, कुछ फैमिलीज के हाथ में वेल्थ कंसेंट्रेट होके रह गए। कहने का मतलब ये, ट्राइबल्स को आज उतना उतना रिस्पेक्ट, उतना रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा जितना मिलना चाहिए। इंडिया में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। स्टार्टिंग में इसका नाम नर्मदा धार संघर्ष स्मृति समिति था, फिर बाद में 1989 में इसका नाम चेंज हुआ था। करीबन 30 लार्ज डैम बनाए गए थे नर्मदा रिवर पर, और सरदार सरोवर डैम के कारण 244 विलेज डूब गए थे। करीबन 2.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा। जो ट्राइबल थी, भीड़, भील्स, गोंड, बैगाज, इनको वहां से जाना पड़ा। तो ये आपको मेंस में काम आएंगे, नाम और ये डेटा। अब अगली न्यूज है, सेंटर ट्रेन करना चाहता है स्टेट पुलिस को। आपको पता रहेगा कि जैसे पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो पुलिस हर अपनी अपनी होती है, बट सेंट्रल लेवल पे आप देखते हो आईपीएस वगैरह, इंडियन पुलिस सर्विस, तो वो सेंट्रल लेवल पे चलती है। तो पार्लियामेंट में रिसेंट में अभी 3 थे हमारे पास। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इनको रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये नाम याद रखने हैं तीनों। अब इनको नए रूल के हिसाब से पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा। जो हमारे नए रूल आए हैं वो क्यों आए हैं? बिकॉज ये बहुत पुराने रूल थे, 1860 कॉलोनियल बैगेज इसको बोलते हैं। तो अब जो नए रूल आए हैं वो मॉडर्न टाइम के हिसाब से, एविडेंस मान लो, या उनकी जो जरूरत है वो मॉडर्न हिसाब से या इंडियन कल्चर के हिसाब से उनको मॉडिफाई किया गया है। देवर कॉलोनियल इन द नेचर। तो अब हमने इनको मॉडिफाई करके अपनी जुडिशियल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर लिया है। स्पीडी जस्टिस हम देना चाहते हैं। ठीक है, ईज ऑफ पुलिसिंग, ऐसे ऐसे वर्ड आप कंसोर्ट में लाने हैं, ईज ऑफ पुलिसिंग एंड जस्टिस। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट है, उसका काम है कि वो उनको सिखाए, उनको ट्रेन करे। ऑनलाइन भी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आईजीओटी भी है, वो भी ऑनलाइन कोर्स उसको बना के सिखा सकते हैं। तो बढ़िया है। पुलिस के रिगार्डिंग आप देखोगे तो प्रकाश सिंह जो केस है, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या क्या होना चाहिए, आप गूगल करके देखना।
ये आपका होमवर्क हो जाएगा। पुलिस सिंह प्रकाश सिंह केस। चलो अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज में आया हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये कह रहे हैं कि क्या इसमें चेंज आना चाहिए। अब देखो हमारे पास ना आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया 2018 में। उसके दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट तो था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा कंपोनेंट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब ये हमारे पास मेन है पीएमजे। इसके तहत क्या होता था कि पर फैमिली पर ईयर 5 लाख तक का इंश्योरेंस सरकार देगी। कैशलेस होगा, पेपरलेस होगा। जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आप वहां जाओ और वहां जाके अपना इलाज करा लो, 5 लाख तक पूरे साल में पूरी फैमिली का। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए बनाया गया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को मदद मिल भी रही है, लेकिन अभी भी जितना इसका आइडिया था उतना सर हो नहीं रहा है। तो आर्टिकल इस चीज पे आया है क्या इसको चेंज करना चाहिए, इसका इसका डिजाइन या जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम और कैसे दूर तक बढ़ाएं। बिकॉज इंडिया में जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर वो बहुत ज्यादा है। जब आप अपनी इनकम का 40-50% हेल्थ पे ही लगाने लग जाओ तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो जो गरीब आदमी है 40-50% तो वो हेल्थ के पे लगा देता है। उसके बाद उसके पास कुछ बचेगा तो एजुकेशन पे लगाएगा, जॉब पे लगाएगा, स्किल पे लगाएगा। तो वो एक पोवर्टी के साइकिल में फंस जाता है। आप गरीब क्यों हो, आपको काम नहीं आता। काम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि गरीब हो। इस तरह से एक विशेष साइकिल में फंस जाता है। तो क्या हमें इसको चेंज करना चाहिए। थोड़ा सा मतलब अच्छा आर्टिकल पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से प्री के लिए ज्यादा है, मेंस के लिए अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अब ये एक सिर्फ कमेंट था। मैंने आपको बताया जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जीनोफोबिक बोल के इंडिया और इनको एक तरह से क्रिटिसिज्म किया। ओपनली नहीं बोला है, किसी क्लोज ग्रुप में बोला था। ठीक है, खुद जीनोफोबिक बोल रहे हैं, वो खुद भी डरे हुए हैं, इंडिया अमेरिका फर्स्ट वगैरह बोल रहे हैं। तो दीज आर पॉलिटिशियन। तो ये हमारे लिए ज्यादा काम की न्यूज नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज हमारे लिए काम की नहीं रहेंगी। ये आर्टिकल बहुत वैल्यू लोडेड है, ये आपको पढ़ना चाहिए आराम से, मैंने हाईलाइट करके दिया है। इसमें मेन क्रक्स बता देता हूं। स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट। तो ये होता क्या है, ये वो पेटेंट होते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो एसेंशियल होगी किसी के लिए भी। अब मान लो सीडीएम में जीएसएम एलटी ये टेक्नोलॉजी थी कम्युनिकेशन करने की। तो इसके लिए जो डिवाइस लगेंगे, जो टेक्नोलॉजी लगेगी ना, वो कुछ एक ग्रुप के पास प्राइवेटली ओन्ड होती है और वो कंट्रोल करते हैं। अब मान लो जीएसएम टेक्नोलॉजी है मोबाइल कम्युनिकेशन करने की, तो किसी प्राइवेट कंपनी ने ये डेवलप कर ली। उन प्राइवेट कंपनी का ग्रुप होगा जो इसका लाइसेंस बेचेंगे। अब जितने भी मोबाइल कंपनी है, मान लो नोकिया है, सैमसंग है या और है, वो सब जीएसएम को यूज कर पाए इसके लिए उनको इन कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इनके पास लाइसेंस देने के लिए फेवरेटिज्म करते हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं या अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरह से उनकी मोनोपोली हो जाती है। अब इसमें लार्जली जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है, कितने में देना चाहिए, कहां तक देना चाहिए। तो इंडिया की जुडिशरी ऐसी कभी एक्टिव हो जाती है, कभी पैसिव हो जाती है। तो इसका क्रक्स ये आ रखा है कि भाई उस चीज में ज्यादा मैनिपुलेशन ना हो, इसलिए एक अलग से रूल बना लिया जाए। क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम चलती है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन वो भी फाइन लगा चुके हैं इन कंपनीज पर। तो यूरोप में तो एक अलग से कानून बन चुका है। तो अब समय आ गया है कि इंडिया में भी ऐसा कानून बन जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ की एक टेक्नोलॉजी रहेगी। तो आपके मोबाइल में, आईपैड में, लैपटॉप में, कार में, स्पीकर में कहीं से भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर पा रहे हो। बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो है एसईपी वो सेम है। और वो जो स्पीकर है वो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए या गवर्नमेंट को कंट्रोल लेना चाहिए। अदरवाइज वो अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने अपने फेवरेट लोगों को देगा जो उनके हिसाब से पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा आर्टिकल है। थोड़ा सा नए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो ज्यादा टेंशन ना लें। थोड़ा नया कंसेप्ट है, अभी तक चैलेंज होने दें। ठीक है, कुछ एक लाइन है 15-20 आप पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट करके दी है। मैंने आपको क्रक्स बता दिया है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें एक टॉपिक और भी ऐड कर रखा है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब जुडिशरी थोड़ा सा एक्टिव होकर रोल प्ले करती है अपनी तरफ से। ओवररीच क्या होता है, जब वो अपने रोल को थोड़ा स्ट्रेच कर जाता है ना, और वो लेजिस्लेचर के अरीना में एंटर कर जाता है। जो कानून लेजिस्लेचर को बनाना था वो जुडिशरी बनाने लग जाए तो वो जुडिशियल ओवररीच बन जाता है। थोड़ा बहुत एक्टिविज्म ठीक है, जैसे फायर क्रैकर बैन कर दिए, सेक्सुअल हरासमेंट एक वर्क प्लेस विशाखा गाइडलाइन ले आए। ठीक है, या दिल्ली में पोल्यूशन हुआ तो वहां पे कुछ कर्व लगा दिया।
हाईवे से 100 मीटर दूर तक अल्कोहल नहीं बेच सकते, इस तरह का। लेकिन जब वो रेगुलरली कानून बनाने लग जाए, कोर एरिया में घुस जाए, तो उसको ओवररीच बोल देते हैं बस। ठीक है, तो ये हमारा जुडिशियल ओवररीच का था। अब कुछ मैपिंग देख लेते हैं। कल हमने ये देखा था, तो कल हमने देखा था कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्री टच करती है, 8 कंट्री टच करती हैं, हमने देखा था। आज हम रेड सी को देखेंगे। कल मैंने इसकी ट्रिक बताई थी क्यूबॉक्स, आज मैं पर्शियन रेड सी की ट्रिक बता रहा हूं, वाई सीड्स। वाई सीड्स क्या है? वाई से यमन, ये रहा, एस से हमारा सूडान, ई से हमारा इरिटेरिया, अगले ई से इजिप्ट, डी से हमारा डिजिबाउटी, और एस से हमारा सूडान। एक एस से सूडान हो गया, एक एस से हमारा सऊदी अरब हो गया, 2 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे 6 कंट्री हैं जो रेड सी को टच करती है। रेड सी किस किस को कनेक्ट करेगा? गल्फ ऑफ एडन को लेके सीधा मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर सकता है। यहां से जाने का एक रास्ता नहीं है, तो एक छोटी सी कैनाल बनाई गई, सुएज कैनाल बोलते हैं। ये 2 छोटे से गल्फ यहां भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गल्फ ऑफ सुएज, ये हो गया गल्फ ऑफ एक्वाबा। यहाँ एक्वाबा में इजराइल टच करता है। तो ये जो रीजन है यूपीएससी का, एससीएस का हमेशा से फेवरेट रहा है, इस पे थोड़ा सा आपको विशेष अटेंशन देना है। थोड़ा थोड़ा मैप डेली करोगे तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, बाबल मंडेब, ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं बाबल मंडेब। याद कैसे करना है? रेड, रेड कलर का मैन, मैन क्या होता है? मैन का खून रेड होता है, तो रेड। ये था हमारा पर्शियन गल्फ। ये जो घुमावदार मोड़ आ रखा है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ये है बाबल मंडेब। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, इधर आप देखोगे इंडोनेशिया, ऊपर है मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से एक रास्ता जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सिंगापुर भी यही है। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट है। स्ट्रेट वर्ड जो होता है, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाली एक पतली वाटर बॉडी को हम स्ट्रेट बोल देते हैं। 2 बड़े समुद्र हैं, बीच में एक छोटी सी पानी की धारा है, उसको बोल दिया स्ट्रेट। अगर एक लैंड है और दूसरी लैंड है, उसको एक छोटी सी लैंड जोड़े, तो उसको हम बोल देते हैं इस्थमस। ऐसे ऐसे वर्ड आपको ज्योग्राफी में याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये जो एरिया है दैट इज सुंडा स्ट्रेट, यहां पर सुंडा आइलैंड भी है। ठीक है, इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं दोनों। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो यहाँ पे अभी रिसेंट में शिफ्ट हुई है। कलमंटन करके एक जगह है, आप देखना गूगल करके, न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, तो यहां पे शिफ्ट हो गई है। ठीक, इसके अलावा जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और मेडागास्कर है, उसके बीच में मोजाम्बिक चैनल है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ देश भी है मोजाम्बिक, एक मोजाम्बिक चैनल भी है। तो छोटी छोटी आप डेली करते रहोगे तो ये ज्यादा नहीं होंगे। अब देखो, ये यूरोप का मैप है, इधर अटलांटिक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है। इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर मेडिटेरेनियन। नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है। बीच से ये एक स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिब्राल्टर यूके कंट्रोल करता है। तो ये हमारे एक दो और देख लेते हैं। ये हमारा यूरोप का ही है, ब्लैक सी, और इधर है मेडिटेरेनियन का एजियन सी। तो यहां एक छोटा सा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से बोस्फोरस। अब सी ऑफ मरमरा से एजियन सी को कनेक्ट करता है डार्डिनल, स्टेट ऑफ डार्डिनल। तो ये ध्यान रखना है, एजियन सी, डार्डिनल, सी ऑफ मरमरा, बोस्फोरस, ब्लैक सी। ठीक है, ये चारों पांचों नाम अपने एटलस में आप मार्क कर लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है। ठीक है, न्यूज में रहते हैं ये। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर था। थोड़ा थोड़ा डेली आपको काम देता रहता हूँ, वही आप डेली करते रहो। 6 महीने बाद देखना करंट अफेयर की चीजों पर आप कैसी पकड़ बन जाएगी। जब आप मेंस आंसर लिखोगे तो आपके मेंस के आंसर में भी करंट अफेयर झलकने लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।